Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Rudhi Agrawal and I am here with the next part of P block elements. तो आज के पार्ट में हम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हमारा सिर्फ एक पार्ट और बच जाएगा जिसमें हम ग्रुप 18 के बारे में बात करेंगे और उसके साथ हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा 12th का। ऑलरेडी 11th और 12th में जो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक हैं उनके चैप्टर्स में ले चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ओके, सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप उसे डाउटनट ऐप के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को ब्रीफ में फटाफट से बता देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो जो पहला एलिमेंट हम आज पढ़ने वाले हैं ग्रुप 17 में से वो कौन सा होगा? क्लोरीन। सो क्लोरीन जो है इसको डिस्कवर किया गया था 1774 में, तो ये बात ध्यान रखनी है। और किसने डिस्कवर किया था? शील ने, SCHEELE। उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने HCl का रिएक्शन करवाया था MnO2 के साथ। फिर 1810 में डेवी ने ये एस्टैब्लिश किया कि इसका एलिमेंट्री नेचर क्या है और उन्होंने इसका नाम सजेस्ट किया क्लोरीन। क्यों? इसके कलर के अकाउंट पे। इसका नाम जो है वो क्लोरोस वर्ड से लिया गया है जो कि ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो। तो इसका कलर वही था, तो उसके हिसाब से डेवी ने इसका नामकरण किया क्लोरीन। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? 2 मेथड्स हैं इसके प्रिपरेशन के। पहला है बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कॉन्क HCl, जो कि 1774 में शील ने यूज किया था। सो इसको कैसे लिखेंगे हम? MnO2 प्लस 4HCl गिव्स अस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कॉमन सॉल्ट और कॉन्क H2SO4 का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं HCl की जगह पे। तो वो वाला हमारा रिएक्शन क्या रहेगा? 4NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4। तो ये हमें देगा MnCl2 प्लस 4NaHSO4 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो अगर हमारे पास HCl अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी जगह NaCl और H2SO4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। तो अब अगर हम 2KMnO4 प्लस 16HCl कराएं तो ये हमें देगा KCl, वो भी 2 मॉलिक्यूल, प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। तो ये लैब में प्रिपेयर करने के मेथड्स हैं 2। अब आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लोरीन के। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन में यही डिफरेंस है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक बड़े लेवल पे की जाती है और प्रिपरेशन जैसे हम लेबोरेटरी प्रोसेसेस में अगर काम में ले रहे हैं क्लोरीन को तो उसके लिए की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के भी इसके 2 प्रोसेसेस हैं। पहला है डीकन्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एज अ कैटलिस्ट एट 723 केल्विन। तो इसमें हम क्या कराते हैं? HCl को डाई ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं CuCl2 की प्रेजेंस में। यहाँ पे CuCl2 कैटलिस्ट की तरह यूज में आ रहा है, तो ये हमें देगा 2Cl2 प्लस 2H2O। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। सो क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, दैट इज कंसंट्रेटेड NaCl solution, and in this method chlorine is liberated at anode and it is also obtained as a byproduct in many chemical industries। तो क्लोरीन जो है उसको ऑब्टेन करने का एक तरीका है कि हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें। ब्राइन मतलब जो कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन होता है, जो हमारा नमक का पानी होता है, तो जो खारा नमक का पानी होता है हमारा, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम कराएं तो। और क्लोरीन जो है इस मेथड में अनोड पे लिबरेट होता है। इसके अलावा बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में बाय प्रोडक्ट की तरह भी हमें Cl2 मिल जाता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? इसका कलर। सो इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ओडर। तो इसकी जो
स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और सफोकेटिंग होती है। अगर आपको सूंघने को मिल जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दम घुट रहा है। ये लगभग 2 से 5 गुना भारी होती है हमारी नॉर्मल हवा से। इसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं ग्रीनिश येलो लिक्विड में, और ये ग्रीनिश येलो लिक्विड जो है वो 239 केल्विन पे बॉईल कर जाता है, और जो हमारी क्लोरीन गैस है वो वाटर में सोल्यूबल रहती है। इसके अलावा क्लोरीन जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड्स बनाता है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे 2Al प्लस 3Cl2, तो ये बनाएगा हमारा 2AlCl3, ये मेटल्स की बात कर रहे हैं हम। फिर 2Na प्लस Cl2 गिव्स अस 2NaCl, और 2Fe प्लस 3Cl2 गिव्स अस 2FeCl3। अब नॉन मेटल्स में अगर हम देखें तो फॉस्फोरस के साथ अगर जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें देगा 4PCl3, और सल्फर के साथ हमने S8 के साथ रिएक्ट करवाया 4Cl2 को, तो हमें मिलेगा 4S2Cl2। अब इसकी हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। ये कंपाउंड्स के साथ जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट करके HCl बना लेता है। जैसे सिंपल रिएक्शन तो हमारा H2 प्लस Cl2 इज इक्वल्स टू 2HCl हो गया। इसके अलावा जैसे H2S प्रेजेंट है तो उसके साथ रिएक्ट करके भी ये HCl बना लेगा और S को बाहर छोड़ देगा। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, C10H16 प्लस 8Cl2, तो ये हमें देगा 16HCl प्लस 10 कार्बन। अब कोल्ड और डाइल्यूट एल्कलीज के साथ अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो क्लोरीन जो है वो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का एक मिक्सचर देगा। लेकिन अगर हम इसी क्लोरीन को हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज के साथ मिक्स कराएं तो हमें क्लोराइड और क्लोरेट मिलेगा। अभी रिएक्शन कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2NaOH प्लस Cl2। ये NaOH जो है कोल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में है, तो ये हमें देगा NaCl जो कि क्लोराइड हो गई, और NaOCl जो कि हाइपोक्लोराइड हो गई, प्लस वाटर का एक मॉलिक्यूल। दूसरी तरफ अगर हम 6NaOH यूज़ करते हैं, उसके साथ हम 3Cl2 को मिक्स कराते हैं जिसमें NaOH जो है वो हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यह हमें देगा अगेन 5NaCl प्लस NaClO3 यानी कि क्लोरेट, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये बात ध्यान रखनी है, कोल्ड और डाइल्यूट एल्कलीज के साथ हमें क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट मिलेगा, लेकिन हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्लोराइड तो मिलेगा लेकिन उसके साथ हमें क्लोरेट मिलेगा। क्लियर हो गया। अब ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाता है क्लोरीन। ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या है हमारा CaOH होल ट्वाइस। इसको अगर हम Cl2 से मिक्स कराएं तो हमें देगा ये CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस वाटर। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, टोटल अगर हम देखें तो CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर रहता है। अब क्या होता है अगर हम क्लोरीन को हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करवाएं तो उसमें हमारे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, अगर हमारा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है जैसे CH4, तो हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे, CH3Cl प्लस HCl, मतलब एक H हट गया और एक Cl इधर आ गया और एक वो वाला H जो हटा था वो इधर आ गया, तो इधर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता है। लेकिन अगर हमारा हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है जैसे C2H4 इथीन प्लस Cl2, तो इसमें हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा C2H4Cl2, मतलब पूरा का पूरा ये Cl2 जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा और हमें 1,2 डाइक्लोरोइथेन मिल जाएगा। अब जो क्लोरीन का वाटर होता है अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो वो अपना येलो कलर लूज कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें HCl और HOCl जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। अब जो HOCl बनता है जिसको हम हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज जो है क्लोरीन की उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्लोरीन जो है कुछ और रिएक्शन दिखाता है, जैसे फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और आयोडीन को आयोडेट में, और वाटर की प्रेजेंस में फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड और आयोडिक एसिड बना लेते हैं। कैसे होते हैं ये रिएक्शन वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Cl2, तो ये हमें देगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2HCl। दूसरा है हमारा Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस वाटर, तो ये हमें दे देगा Na2SO4
प्लस 2HCl। तो यहाँ पे देखो SO3 से SO4 में कन्वर्ट हो गया है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है SO2। तो अगर हमने इसको वाटर और क्लोरीन के साथ मिक्स कराया तो ये हमें H2SO4 देगा प्लस 2HCl। इसके अलावा जब हम आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं 6H2O प्लस 5Cl2 से, तो हमारे पास 2HiO3 यानी कि आयोडिक एसिड प्लस 10HCl आ जाएगा। अब क्लोरीन जो है वो एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है और इसका ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होता है? इसके ऑक्सीडेशन की वजह से। दूसरी तरफ जो ब्लीचिंग इफेक्ट होता है क्लोरीन का वो परमानेंट होता है। ये हमारी जो भी वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक मैटर है उनको मॉइस्चर की प्रेजेंस में ब्लीच कर सकता है। कैसे? Cl2 प्लस वाटर यानी कि मॉइस्चर, ये हमें देगा 2HCl प्लस O। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आई इसको हम हमारे कलर्ड सब्सटेंस में मिलाएंगे तो वो कलर्ड सब्सटेंस हमारे कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं इसके यूजेस पे। तो पहला यूज ब्लीचिंग का ही हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वुड पल्प को ब्लीच करने के काम में आता है ये। और वुड पल्प किस काम में आता है? जब हम पेपर या रेयन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें हमारे ये काम में आता है वुड पल्प। इसके अलावा कॉटन और टेक्सटाइल्स जो हैं उनकी ब्लीचिंग में भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। फिर जो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन में हम इसका यूज लेते हैं। इसके अलावा कुछ डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे CCl4 हो गया, CHCl3, DDT, रेफ्रिजरेंट्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी Cl2 काम में आता है। इसके अलावा जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको हम स्टरलाइज भी क्लोरीन से करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो पानी आ रहा है वो वाइट कलर का सा होता है, उसमें कुछ वाइट वाइट सा दिखता है आपको, तो वो क्लोरीन ही होता है। उसको स्टरलाइज करने के लिए डाला जाता है जिससे कोई भी वाटर रिलेटेड डिजीज ना हो पाए। लास्ट जिसका यूज है वो है प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। कुछ पॉइजनस गैसेस हैं हमारी जैसे फॉस्जीन जिसका फॉर्मूला है COCl2, टीयर गैस CCl3NO2 और मस्टर्ड गैस जो कि है ClCH2CH2S CH2CH2Cl यानी कि CH2 4SCl2। तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम Cl2 का यूज लेते हैं। ठीक है, इन तीनों गैसेस के जो फॉर्मूले हैं वो आप लोग याद कर सकते। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसको सबसे पहले ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था 1648 में। और कैसे? उन्होंने NaCl को कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करा दिया। देन डेवी ने 1810 में शो किया कि ये कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बना हुआ है। इसको प्रिपेयर करने का मेथड देखते हैं सबसे पहले। तो लेबोरेटरी में इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा कि ग्लोबर ने किया था। तो हमने NaCl को H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया कितने केल्विन पे? 420 केल्विन पे। तो हमारे पास आ गया NaHSO4 प्लस HCl। उसके बाद हम इस NaHSO4 को दोबारा से NaCl के साथ ट्रीट कराएंगे 823 केल्विन पे। तो हमें मिलेगा Na2SO4 प्लस HCl। अभी जो HCl गैस आई हमारी इसको हम ड्राई कैसे कराएंगे? जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है उसके ऊपर से पास करा के। क्लियर है? अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज में क्या है? पहला, इट इज अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। तो ये कलरलेस और पंजेंट स्मेलिंग गैस है। इसको हम इजीली लिक्विफाई करा सकते हैं कलरलेस लिक्विड में जिसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 189 केल्विन। या इसको हम फ्रीज कराएंगे तो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा 159 केल्विन। अब वाटर में ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल रहता है और आयोनाइज कर जाता है। कैसे? HCl गैशियस फॉर्म में है प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो ये हमें देगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस, और इसका जो Ka है वो है 10⁻⁷ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाई वैल्यू जो है इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की यानी कि Ka की, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि वाटर में ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब ये NH3 के साथ भी रिएक्ट करता है HCl और ये क्या देगा? NH4Cl। NH4Cl जो है इसके वाइट फ्यूम्स निकलते हैं यानी कि सफेद धुआं। अब एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया क्या है? जब हम HCl और HNO3 को 3:1 के रेशो में मिक्स करते हैं और वो भी कॉन्सनट्रेटेड, दोनों ही HCl भी और HNO3, तो एक्वा रीजिया बनता है। और ये एक्वा रीजिया काम किस लिए आता है? जब हमें गोल्ड, प्लैटिनम जैसे जो नोबल मेटल्स हैं उन्हें डिसॉल्व करना है तो हम एक्वा रीजिया को इस्तेमाल करते हैं। इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। Au यानी कि गोल्ड प्लस 4H प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस 4Cl माइनस, तो ये हमें देगा AuCl4 माइनस
प्लस NO प्लस 2H2O। दूसरी तरफ अगर हम प्लैटिनम का देखें तो 3Pt प्लस 16H प्लस प्लस 4NO3 माइनस प्लस 18Cl माइनस गिव्स अस 3PtCl6 2 माइनस प्लस 4NO प्लस 8H2O। तो इस तरीके से हम डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये जो एक्वा रीजिया है ये आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। कभी आप लोगों के घर पे कोई इंसान आया है जिसने बोला है कि मैडम जी आपके गहने चमका दूं, तो आप गहने ले आते हो और फिर वो एक लिक्विड में डालता है उनको और आपके गहने जो है वो उनमें शाइन आ जाती है, तो वो एक्वा रीजिया ही होता है। वो आपसे पैसे भी ले लेता है और आपका गोल्ड भी हथिया लेता है। तो इसलिए अगर आपके घर पे कभी भी ऐसा कोई इंसान आए तो प्लीज़ उसे अपनी ज्वेलरी मत देना, क्योंकि वो एक्वा रीजिया में उसको डिजोल्व करते हैं और फिर उसमें से जो परत होती है वो निकल जाती है और वो गहने आपके चमक जाते हैं, लेकिन आपका गोल्ड उसमें चला जाता है। क्लियर है? अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वीकर एसिड्स के सॉल्ट को भी डिकम्पोज करता है, जैसे कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए। इनके रिएक्शंस भी देख लेते हैं। तो पहला रिएक्शन है हमारा Na2CO3, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट। इसको हम 2HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। दूसरा रिएक्शन है हमारा NaHCO3 के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसको जब हम HCl से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास आएगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। और तीसरा रिएक्शन है हमारा सोडियम सल्फाइड के साथ। इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे 2HCl से तो हमें मिलेगा 2NaCl प्लस वाटर प्लस SO2। क्लियर हो गया? अब चलते हैं इसके यूजेस पे। तो सबसे पहला इसका यूज है क्लोरीन NH4Cl और ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं तो अब हम HCl का इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्लूकोज को जब हम कॉर्न स्टार्च से बनाते हैं तब। नेक्स्ट, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक। तो जब हमें बोन से ग्लू एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो हम HCl का इस्तेमाल करते हैं और बोन ब्लैक को प्योरीफाई करने के लिए भी। इसके अलावा मेडिसिन में भी ये काम में आता है और लैब रिएजेंट की तरह भी हम इसको यूज में लेते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे, जो कि है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। तो हमने एक एक कंपाउंड तो पढ़ लिया, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम एक कैटेगरी पढ़ेंगे यानी कि ऑक्सो एसिड्स की। तो फ्लोरीन जो है अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज की वजह से सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बना पाता है, HOF, जिसको हम फ्लोरिक एसिड या फिर हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं। लेकिन जो बाकी हेलोजेंस है हमारे, वो काफ़ी सारी ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हम प्योर स्टेट में आइसोलेट नहीं कर सकते और वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल रहती हैं या फिर अपनी सॉल्ट्स की फॉर्म में। अब वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको टेबुलर फॉर्म में समझा रही हूँ। पहली है हमारी हैलिक एसिड यानी कि हाइपोहैलस एसिड। तो हाइपोहैलस एसिड जो है वो हमारे सारे हेलोजेंस बनाते हैं। फ्लोरीन बनाता है हाइपोफ्लोरस, क्लोरीन बनाएगा हाइपोक्लोरस, ब्रोमीन बनाएगा हाइपोब्रोमस और आयोडीन बनाएगा हाइपोआयोडस। फिर हैलिक 3 एसिड, मतलब जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जिसको हम हैलस एसिड बोलते हैं, वो सिर्फ हमारा क्लोरीन बनाता है जो कि HOClO होती है, यानी कि क्लोरस एसिड। तीसरा टाइप है हैलिक 5 एसिड, यानी कि जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसको हम हैलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा फ्लोरीन नहीं बनाता, बाकी सब बनाते हैं। क्लोरीन बनाएगा क्लोरिक एसिड HOClO2, ब्रोमीन बनाएगा ब्रोमिक एसिड HOBrO2 और आयोडीन बनाएगा आयोडिक एसिड दैट इज HOiO2 या HiO3, जिसको हमने अभी पढ़ा था वो। देन लास्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो है हैलिक 7 एसिड, मतलब जिसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो हमारे हेलोजेन की, उसको हम बोलते हैं पर हैलिक एसिड। तो ये भी हमारा फ्लोरीन नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएंगे। पर क्लोरिक एसिड बनाएगा क्लोरीन HOClO3, पर ब्रोमिक एसिड बनेगा Br के थ्रू HOBrO3 और पर आयोडिक एसिड जो कि होगा HOiO3 या HiO4 भी बोलते हैं, वो बनाएगा हमारा आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सो एसिड्स कौन बना रहा है? हमारा क्लोरीन। उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन सेम बना रहे हैं और सबसे कम हमारा फ्लोरीन बना रहा है। अब कुछ हमारी जो ऑक्सो एसिड्स हैं क्लोरीन की, उनके हम डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ये हमारा क्लोरिक एसिड है, HClO3 है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन ये परक्लोरिक एसिड है जिसका है HClO4। ये हमारा हाइपोक्लोरस एसिड है यानी कि HOCl और ये हमारा है HClO2 यानी कि क्लोरस एसिड। क्लियर हो गया? तो जो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड है इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हमारा क्लोरस एसिड है इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
जो क्लोरिक एसिड है उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और HClO4 यानी कि पर क्लोरिक एसिड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट कंपाउंड पे जो कि है इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि X डैश टाइप का हमारा कंपाउंड बनाते हैं ये, जिसमें X जो है वो लार्जर साइज है हेलोजन का और X डैश जो है वो वाला हेलोजन है जिसका छोटा साइज है। तो जब दो तरह के हेलोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं और इनको मैंने बताया ही था कैसे कैसे होते हैं। XX डैश, XX डैश 3, XX डैश 5 और XX डैश 7 की फॉर्म में मिलते हैं, जहाँ पे X क्या है बड़ा वाला हेलोजन कंपाउंड और X डैश क्या है छोटा वाला हेलोजन कंपाउंड। अब यहाँ पे ये है कि जो X है हमारा वो X डैश से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। नाउ एज द रेशियो बिटवीन रेडाई ऑफ X एंड X डैश इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये है कि जैसे जैसे X और X डैश की जो रेडाई है उनका रेशियो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पर मॉलिक्यूल जो एटम्स का नंबर है वो भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो आयोडीन 7 वाली फ्लोराइड होती है हमारी, उसका मैक्सिमम नंबर होना चाहिए एटम्स का, क्योंकि जो I और F के बीच का रेडाई है उनका जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है IF7 और इसमें मैक्सिमम नंबर होते हैं एटम्स के। अब इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। या तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करा देते हैं हम, या फिर जो हमारे लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं उन पे हेलोजन का एक्शन करा देते हैं। और जो भी प्रोडक्ट बनेगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं हमारी उन पे। जैसे सपोज करो Cl2 प्लस F2 को हमने मिक्स किया 437 केल्विन पे, तो ये बनाएगा 2ClF और ये इक्वल वॉल्यूम है दोनों की। दूसरी तरफ अगर हम Cl2 प्लस 3F2 ले रहे हैं, यानी कि जो हमारा F2 है वो एक्सेस में है और उसको हम हीट करा रहे हैं 573 केल्विन पे, तो ये बनाएगा 2ClF3। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है I2 प्लस Cl2, ये दोनों इक्वल है तो ये बनाएगा 2ICl। लेकिन अगर हम I2 प्लस 3Cl2 ले रहे हैं, यानी कि Cl2 हमारा एक्सेस में हो गया, तो ये बनाएगा 2ICl3। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम ब्रोमीन और फ्लोरीन का रिएक्शन देखें तो Br2 प्लस 3F2 ये देगा हमें 2BrF3। इसमें हमने इसको वाटर के साथ डाइल्यूट किया है। और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है Br2 प्लस 5F2, इसमें हमने F2 को एक्सेस में लिया है तो ये बनाएगा 2BrF5। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे हमारे कंपाउंड्स जो है वो बनेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की जो मैं आपको टेबुलर फॉर्म में शो कर देती हूँ। तो जो पहला टाइप है हमारा वो है XX-1। अब इसमें ये वाले सारे हमारे बनते हैं ClF, BrF, IF, BrCl, ICl। तो ClF जो है वो एक कलरलेस गैस होती है, BrF पेल ब्राउन गैस होती है, IFA जो है इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्ट करते हैं, BrCl गैस होगी और ICl जो है वो रूबी रेड सॉलिड में भी प्रेजेंट हो सकता है यानी कि अल्फा फॉर्म में, या फिर ब्राउन रेड सॉलिड यानी कि बीटा फॉर्म में। एक और हमारा कंपाउंड है IBr जो कि ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में रहता है। देन नेक्स्ट है हमारा XX-3। इसमें भी हमारे कुछ कंपाउंड्स आते हैं जैसे ClF3 जो कि एक कलरलेस गैस है और इसका बेंट टी शेप का स्ट्रक्चर होता है। BrF3 जो है वो येलो ग्रीन लिक्विड है, इसका भी बेंट टी शेप का स्ट्रक्चर होता है। और IF3 और ICl3 जो हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन बेंट टी शेप ही मान के चलो। और ये येलो पाउडर होता है IF3 और ICl3 जो है वो ऑरेंज सॉलिड होता है। देन XX-5 की फॉर्म में IF5, BrF5 और ClF5 मिलता है, जिसमें IF5 जो है वो कलरलेस गैस होती है लेकिन 77 केल्विन के नीचे सॉलिड बन जाती है और स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है इसका। देन BrF5 जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है और ClF5 भी, और इन दोनों का स्ट्रक्चर भी स्क्वायर पिरामिडल ही रहता है। देन लास्ट जो कंपाउंड है हमारा वो आता है XX-7 टाइप का जो कि है IF7 जो कि एक कलरलेस गैस है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब आपको यहाँ पे कई जगह A, B, C ये दिखाई दे रहा है, तो इनका मतलब क्या है? जो A है उसका मतलब है वेरी अनस्टेबल, यानी कि IF जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। B का क्या मतलब है? प्योर सॉलिड जो है वो हमें पता है रूम टेम्परेचर पे रहेगा, यानी कि BrCl जो है वो रूम टेम्परेचर पे प्योर सॉलिड की फॉर्म में रहेगा। और C का मतलब क्या है? जैसे ICl3 में C लगा हुआ है, इसका मतलब ये डाइमराइज हो जाएगा Cl ब्रिज्ड डाइमर में, यानी कि ये बन जाएगा I2Cl6 ICl3 से। ठीक है, क्लियर हो गया?
अब ये जितने भी हमने कंपाउंड्स पढ़े ये सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और नेचर में डाईमैग्नेटिक हैं। ये वॉलेटाइल सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं 298 केल्विन पे, एक्सेप्ट ClF जो कि गैस की फॉर्म में हमें मिलती है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हेलोजेंस है उनके बीच में इंटरमीडिएट रहती है, एक्सेप्ट इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, क्योंकि वो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे थोड़े से ज्यादा होते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको हम इंडिविजुअल हेलोजेंस के रिएक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। जनरली अगर हम देखें तो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स जो है वो हेलोजेंस से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो XX- बॉन्ड होता है इंटरहेलोजन में वो XX बॉन्ड जो होता है हेलोजेंस में उससे वीकर होता है, एक्सेप्ट FF बॉन्ड से। और जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं इंटरहेलोजन इनका हाइड्रोलाइसिस होता है और ये हेलाइड आयन देते हैं हमें, जो कि स्मॉलर हेलोजन से डिराइव होता है। और हाइपोहेलाइट देंगे जब XX- फॉर्म होगी, हेलाइट देंगे जब XX-3 वाली फॉर्म होगी, हेलेट देंगे जब XX-5 वाली फॉर्म होगी, और पर हेलेट देंगे जब XX-7 वाली फॉर्म होगी। और एनायन जो है वो लार्जर हेलोजन से डिराइव रहेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो हेलाइड आयन है वो छोटे वाले हेलोजन का होगा और एनायन जो है वो बड़े वाले हेलोजन का होगा। जैसे XX- प्लस वाटर करेंगे हम तो HX- ये तो हमारे छोटे हेलाइड का बन गया, प्लस HOX ये हमारे बड़े हेलाइड का बन गया। इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है और उसको हम वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो XX3 कंपाउंड्स हैं हमारे यानी कि ये वाले, उनका बेंट T शेप रहता है, XX5 का स्क्वायर पिरामिडल रहता है और XX7 का पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे BrF3 जो है उसका अगर हमें स्ट्रक्चर पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक सेंट्रल एटम है Br का जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंस शेल में। 3 जो है इसमें से वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स बनाएंगे 3 F एटम्स के साथ, यानी कि यहाँ पे 3 हमारे F एटम्स आ गए और यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे अब, क्योंकि इसके पास 7 थे जिसमें से 3 यहाँ यूज हो गए, 4 बच गए। अब वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्राइगोनल बाय पिरामिड के कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएंगे और 2 हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो 2 लोन पेयर्स होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, जिससे जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा हो। क्या? लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो किससे ज्यादा हो? बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। इसके अलावा जो एक्सियल फ्लोरीन एटम्स रहेंगे हमारे यानी कि ये दोनों वाले, वो इक्वेटोरियल फ्लोरीन की तरफ थोड़े से झुके हुए रहेंगे, झुके हुए हैं इस वाले फ्लोरीन की तरफ, जिससे जो लोन पेयर रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके। इसीलिए जो शेप है वो थोड़ी सी बेंट टी की आती है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं इनके यूजेस पे। ये जो कंपाउंड्स हैं उनको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की तरह यूज में ले सकते हैं, और दूसरी तरफ जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स भी होते हैं। फिर जब हम U235 का एनरिचमेंट कराते हैं तो उसमें UF6 के प्रोडक्शन के लिए हम ClF3 या BrF3 का यूज कर सकते हैं। जैसे U + 3ClF3 विल गिव अस UF6 + 3ClF। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा P ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिसमें हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज के सारे रिएक्शंस जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेड अप, व्हाट्सएप इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।